चलो भाई बच्चों, तो सॉल्यूशन चैप्टर हम देख चुके थे, ठीक है ना। और सॉल्यूशन की शुरुआत हमने कर दी थी और बेसिकली सॉल्यूशन में हमने क्या देख लिया था कि सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात कर रही थी। सॉल्यूशन कौन सा पढ़ रहे, तो हम यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जिसके केवल दो कंपोनेंट होते हैं। हमने ये भी देखा कि सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। हरी बात समझ में। ट्रू सॉल्यूशंस उसका एग्जांपल होते हैं। उसके अलावा हमने कुछ एलॉयज के एग्जांपल देखे, ब्रास का कंपोजिशन देखा, ब्रोंज का कंपोजिशन देखा, जर्मन सिल्वर का कंपोजिशन देखा, समझ में आ रही बात। फिर हमने और भी चीजें देखी जो हमारे 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन थे। हमारे फेज देखा कि फेज सॉल्यूशन की कौन डिटरमाइन करेगा, सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन की फेज को डिटरमाइन करता है। समझ में आ रही बात आपके भाई, क्लियर है। तो ये सारी चीजें बेटा हमने क्या कर ली थी, सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब हम चलते हैं इनसे आगे की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को लेकर के। किसके बारे में बात करेंगे भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। तो आज का टॉपिक है बेटा हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब सवाल ये है कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है क्या। देखो, उससे पहले हमें फिर वापस वहीं जाना पड़ेगा कि सॉल्यूशन का मतलब आखिरकार सर हमारा होता क्या है। ठीक है, देखो हम अच्छी तरह जानते हैं सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं, दो। एक होगा सॉल्यूट, एक कंपोनेंट कौन सा है भाई, सॉल्यूट, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा, सॉल्वेंट। आ रही बात समझ में। क्या ये बात आपको नहीं मालूम है क्या, सर बिल्कुल मालूम है। ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट मिलाकर के ही क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन को बनाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने वाला हूं कि सॉल्वेंट के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, सॉल्वेंट के अंदर या फिर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की जो भी क्वांटिटी होगी उसे उसी की कॉन्सेंट्रेशन कहा जाएगा। समझ पा रहे बात को। आप एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है या फिर उस सॉल्वेंट के रेस्पेक्टिव आपने कितना सॉल्यूट ऐड किया है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं भैया कि सर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट के या फिर क्या हो सकता है हमारा सॉल्यूशन हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, उसी को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात। और ऐसे टर्म्स जिनको हम कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं बेटा, उन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के नाम से जाना जाता है। नहीं आ रही समझ में बात, अरे आ रही है ना, कोई दिक्कत वाली बात, बढ़े आगे चलिएगा। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे और वे टर्मिनोलॉजीज ऐसी होंगी जिनसे हम कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई वजन आपको मान लो मेजर करना है, तो क्या वजन नापने के लिए आप किलोग्राम ही यूज करोगे क्या, नहीं, वो डिपेंड करता है आपका सब्सटेंस कैसा है। फॉर एग्जाम्पल आपको गोल्ड को मेजर करना है, गोल्ड का वेट करना है, तब आप किलोग्राम में यूज करोगे, नहीं, तब तोला में यूज करोगे, हाँ या ना। लेकिन क्या तोला वेट करने की यूनिट नहीं होती, क्या होती है ना। अगर आपको मान लो भैया, आपको बेसिकली फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं भैया आपको बहुत बड़ी गाड़ी का वजन करना है, तब क्या बेसिकली किलोग्राम के अंदर करते हैं, नहीं, वो टन के अंदर या क्विंटल के अंदर किया जाएगा। तो वो डिपेंड करता है ना आपकी चीजें क्या है, वो उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो ऐसे बेटा यहाँ पर हमारी कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने की बहुत सारी टर्म्स होती है। समझ में आ रही बात। कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने की कितनी सारी टर्म्स होती है, बहुत सारी टर्म्स होती है, ध्यान से समझ में आ रही बात। हाँ ठीक है, ये बैठे बैठे जो कहीं खो जाते हो ना तुम, ये बहुत खतरनाक चीज होती है भाई, ध्यान से देख लो। भटकना इज नॉट अ प्रॉब्लम, मैं पहले भी कई बार बोल चुका। आप पढ़ रहे, पढ़ते पढ़ते आप क्लास के अंदर बैठे, आपका जहन कहीं का कहीं निकला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम वहां है कि जब तुम्हें ये होश ही ना रहे कि तुम यहां से भटक चुके। तुम भटके, कोई बात नहीं, उसे वापस ले जाओ, बार बार ले जाओ, वो फिर भटकेगा, फिर आजा भाई, फिर भटकेगा, फिर अपने काम पे। लेकिन वो भटक रहा, तुम भटकने दे रहे, तुम्हें होश ही नहीं है कि तुम्हारा मन भटक गया, वो चीज आपके लिए नुकसानदायक होगी, ध्यान से देखिएगा। समझ में आ रही बात। चलिए, तो अब हम यहाँ पर एक एक करके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखते हैं बेटा। सबसे पहली जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उसका नाम है बेटा मास परसेंट। क्या नाम है भाई, मास परसेंट। मास बोले तो वेट, और केमिस्ट्री के अंदर मास और वेट दोनों ही क्या होती है बेटा, एक ही होती है। ये आपको क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस मास परसेंट के अंदर बेसिकली हमारी 3 टाइप की टर्म्स यूज होंगी। कितने टाइप की टर्म्स यूज होंगे, 3 टाइप की। सबसे पहली होगी आपकी परसेंटेज W/W। ठीक है, इसको प्योरली हम क्या बोलेंगे, मास परसेंट बोलेंगे। फिर दूसरा होगा परसेंटेज V/V, ये हमारा क्या होगा, वॉल्यूम परसेंट होगा। और फिर होगा हमारा तीसरा परसेंटेज W/V। तो टेक्निकली हम इसे मास परसेंट तो नहीं बोल सकते, ठीक है।
इसे मास परसेंट नहीं बोल सकते, ध्यान दीजिएगा, ठीक। क्योंकि मास परसेंट में तो केवल और केवल पहली और तीसरी हम काउंट करेंगे, बीच वाली हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, बीच वाली हमारी वॉल्यूम परसेंट आ जाती है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे हम यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये चीज आपको क्या रखनी है बेटा, याद रखनी है, ठीक। तो ये कॉन्सेंट्रेशन आप निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सबसे पहले टर्म्स कौन सी होगी भैया आपकी, परसेंटेज W/W। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे मास परसेंट के नाम से जानेंगे। ये हमारा हो गया वॉल्यूम परसेंट के नाम से हो गया, और ये हो गया हमारा मास बाई वॉल्यूम परसेंट के नाम से। समझ में आ रही बात, क्लियर है। अच्छा, एक चीज तो हमारी ये निकल के आ गई। आप एक बात बताइएगा, आपको पेपर दिया आपने एक स्कूल के अंदर, आपका टेस्ट हुआ, टेस्ट में मान लो 100 नंबर का पेपर था, आपके नंबर आए 70। कितने आए भाई, 70। तो उसे आप कैसे लिखते हो, उसे आप ऐसे नहीं लिखते क्या कि 70/100, नहीं लिखते क्या। तो जो मेन है, टोटल है, वो कहाँ है, वो आप नीचे रखते हैं, और जो जितना आपको ऑब्टेन्ड हुआ है वो कहाँ है, वो 70 है। आपके परसेंटेज को कौन डिसाइड करेगा, नीचे वाला नंबर कि ऊपर वाला नंबर, ऊपर वाला नंबर डिसाइड करेगा। अगर ऊपर 80 हो गए तो आपकी परसेंटेज भी कितनी हो जाएगी, 80। अगर ऊपर 90 हो गए तो आपकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 90। 99 हो गई तो 99। अरे नहीं यार, समझ में बात। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी यही है कि दो चीजें होती है सर सॉल्यूशन के अंदर, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। तो कई फॉर्मूले में सॉल्यूट तो हमेशा क्या आने वाला है बेटा, ऊपर आएगा, ये फिक्स है, समझ में आ रही बात। लेकिन नीचे टोटल आएगा। अब वो टोटल सॉल्यूशन भी हो सकता है, और कई जगह पर क्या दिखाई पड़ सकता है, वो सॉल्वेंट भी दिखाई पड़ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब भी आप कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का फॉर्मूला लिखोगे, तो जो आप सॉल्यूट लिखोगे वो कहां लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा, और सॉल्वेंट या सॉल्यूट कहां आएगा, नीचे। बाकी टर्म अलग है, लेकिन बेसिक तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट कहां लिखना है, ये आपको क्या होना चाहिए बेटा, मालूम होना चाहिए। नहीं आ रही समझ बात, अरे बोलो बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही। अरे तुम्हें नहीं, मुझे नहीं आ रही तुम्हारे यस सर की आवाज। सो रहे बच्चे, इसका मतलब नींद आ रही क्या। चलिएगा, सबसे पहले करें तो तीन टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी परसेंटेज W/W, एक है परसेंटेज V/V, और तीसरी क्या है, परसेंटेज W/V। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिएगा बच्चों, सबसे पहली यूनिट हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं, वो है बेटा परसेंटेज W/W। ध्यान से देखिएगा, क्लियर है। W बोले तो वेट, यानी कि ऊपर जो आप लोगे वो भी किसमें लेना, वेट, और वेट यानी कि ग्राम के अंदर लेना है, और नीचे जो आप यूज कर रहे हो वो भी किसके अंदर लेना, वो भी आपको ग्राम के अंदर यूज करना। समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है। तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ध्यान से डायरेक्ट देखिएगा, तो परसेंटेज W/W का मतलब क्या होता है, ये होता है बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या लिया गया, सॉल्यूट का वेट। किसमें लोगे भाई, ग्राम के अंदर लोगे। अबे लोगे नहीं लोगे, डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, ये भी किस में लिया जाएगा, ये भी ग्राम के अंदर लिया जाएगा। सर अगर हमें किलोग्राम में दे दिया तो ग्राम में कन्वर्ट करो, मिलीग्राम में दे दिया तो ग्राम में कन्वर्ट करो। समझ में आ रही बात, यानी कि यूनिट यहाँ पर क्या रखनी है, ग्राम के अंदर लेकर के चलनी है। समझ में आ रही बात। अगर आपका ऊपर और नीचे दोनों ही टर्मिनोलॉजी किलोग्राम के अंदर है, तब आपको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जैसा आपको किलोग्राम दे दिया तो ऊपर भी आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, और नीचे भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर यूनिट सेम है तो आपको ग्राम के अंदर कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंट यूनिट है तो जो आपको किलोग्राम के अंदर डाटा होगा उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकती, मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ता है, 100%, तब जाकर के फॉर्मूला क्या होगा, कंप्लीट होगा। बेटा परसेंट का मतलब ही 100 होता है, पर सेंट बोले तो 100 में से कितने पार्ट। समझ में आ रही बात। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल के अंदर 70% नंबर आए, कितने परसेंट नंबर आए, 70%। तो बताओ ये 70% तुमने कैलकुलेट कैसे किए होंगे। सर हमने ऐसे कैलकुलेट किए होंगे कि 100 में से कितने नंबर आए हमारे, 70। लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए आपने क्या किया होगा, 100% से मल्टीप्लाई किया होगा, नहीं किया होगा। तो 100 से क्या गया, 100% किसके साथ आ गया, 70। तो क्या आंसर आ गया हमारा, 70%। बिल्कुल उसी तरह सर हम परसेंटेज W/W निकाल रहे हैं, तो ऐसे निकालने के लिए हमें पहले तो सॉल्यूट और सॉल्यूशन का वेट लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100% करना पड़ेगा। जब हम इस काम को करेंगे तब हमारा जो भी नीचे वेट होगा उससे हम क्या निकाल पाएंगे बेटा, उससे हम परसेंटेज W/W यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। हमें नहीं आ रही समझ में बात,
आ गई ना। अब ये एक समझ में आ गया, बाकी की दो तो बड़ी इजी है। सेकंड देखिएगा सर, सेकंड क्या है, परसेंटेज वी बाई वी हो गया, ऊपर इसका मतलब क्या है वॉल्यूम, नीचे भी क्या हो गया वॉल्यूम। तब यहां पर क्या यूज किया जाएगा सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और ये हमको किस में लेना है भाई, ml में लेना है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किस में लेना होगा, ये भी ml के अंदर मल्टीप्लाई बाई 100%। अब कोई दिक्कत वाली बात है क्या। तीसरी यूनिट देखिएगा सर, परसेंटेज W बाई वी को देख लीजिएगा, तो परसेंटेज W बाई वी का मतलब क्या है, ऊपर किस में हो गया वेट में यानी कि ग्राम, और नीचे किस में हो गया वॉल्यूम यानी कि ml के अंदर। नहीं आ रही समझ बात, चलिएगा तो ऊपर क्या हो गया भैया सर, वेट ऑफ सॉल्यूट, यूनिट क्या लेनी है भाई ग्राम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यूनिट क्या लेनी है रे बच्चे ml लेनी है, और मल्टीप्लाई क्या करना है 100%। तो 3 यूनिट मैंने एक साथ क्या कर दिया आपको इस्तेमाल कर दी। अब सवाल ये उठता है सर, ये एक दो एग्जाम्पल तो बता दो जिसमें हम ये समझने की कोशिश करें कि कौन से यूनिट हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं। अब आ रही है समझ में भाई आपके बात। फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दूं, परसेंटेज W बाई वी का सबसे बड़ा यूज होता है मेडिसिनल इंडस्ट्री के अंदर। किसके अंदर होता है भाई, मेडिसिनल इंडस्ट्री। आपने ड्रिप लगवाई होगी अपने, समझ में आ रही बात, ड्रिप लगती है तो ड्रिप के ऊपर एक कॉन्सेंट्रेशन लिखी होती है, जैसे NS की ड्रिप आती है ना, बेसिकली सोडियम क्लोराइड NS की ड्रिप आती है ना, NS की NS DNS D5 इस तरह से, तो एक NS की ड्रिप आती है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन लिखी है 0.9% W बाई वी का। आ रही बात समझ में, जितने भी आपके इंजेक्शन होंगे, जो भी आपके ड्रिप होगी, उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन हम यूज करेंगे वो वेट बाई वॉल्यूम की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करते हैं भैया यूज करते हैं। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। समझ में आ रही बात आपकी, क्लियर है। उसके अलावा आप किसी सॉलिड को इंजेक्शन डाइल्यूट करते हैं ना, पानी के अंदर इंजेक्शन को डाइल्यूट किया जाता है, तो आप कितने पानी में कितना इंजेक्शन डाइल्यूट करेंगे, कितना कॉन्सेंट्रेटेड रखेंगे, वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि कई सारी एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जिनको लगाने से वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, वोमिटिंग इंड्यूस हो जाती है। समझ में आ रही बात। तो डॉक्टर क्या करते हैं उसका, तो डॉक्टर ये करते हैं कि उस एंटीबायोटिक को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देते हैं। भाई यूजुअली क्या किया, एंटीबायोटिक डाइल्यूट कर रहे हैं 2 ml 3 ml 5 ml के अंदर कर लिया, लेकिन जब देखा कि इससे वोमिटिंग आ रही है और परसिस्टेंट यानी लगातार वोमिटिंग बन रही है, तो डॉक्टर सिंपल सा फंडा क्या करेगा, उसको किसी दूसरे मीडियम यानी कि ग्लूकोज उठाएगा, वो NS का इंजेक्शन लेगा, सोडियम क्लोराइड, उसके अंदर वो 100 ml का होगा, वो इंजेक्शन को 5 ml में डाइल्यूट करेगा, यानी 105 ml में वो दवाई डाइल्यूट करके आपको डाल देगा। अब पहले वो दवाई 5 ml में जा रही थी, वोमिटिंग कर रही थी, अब क्या कर दिया, वो 105 ml में इतनी ज्यादा डाइल्यूट कर दी, दवाई तो वही रहेगी, काम भी वही करेगी, लेकिन आपकी बॉडी पे उसका इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा, काफी कम देखने मिलेगा। समझ में आ रही बात। सर मैं चीनी पानी के अंदर घोल रहा हूं, तो चीनी किस में लिया जाएगा, वेट में ग्राम के अंदर, और पानी किस में लिया जाएगा भाई ml के अंदर, याद रखना। सर परसेंटेज वी बाई भाई W बाई वी की कहानी समझ में आ गई। परसेंटेज वी बाई वी कहां होता है, परसेंटेज वी बाई वी होता है जैसे आपका पेट्रोल पंप हुआ सर, उसमें इथेनॉल एडिट कर दिया, समझ में आ रही बात, क्या हो गया आपका, जैसे आपका पेट्रोल इंडस्ट्री हो गई, वहां पर आपका बेसिकली क्या चलेगा, वहां पर आपका चलता है परसेंटेज वी बाई वी, बेटा वहां पर चलता हुआ नजर आता है। समझ में आ रही बात। आपके एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जांपल दे रखा है कि 35% जो वी बाई वी का इथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन है, वो एंटी फ्रीज के तौर पर यूज किया जाता है कार के इंजन के लिए। समझ में आ रही बात। कार के इंजन के लिए जो कूलिंग करनी होती है, जो कार का इंजन कूल करते हैं, तो उसमें एंटी फ्रीज के तौर पर यूज करते हैं क्या, 35% वी बाई वी इथाइलिन ग्लाइकोल। याद रखना है आपको, एनसीईआरटी में है तो आपका क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि 35% वी बाई वी का जो सॉल्यूशन होगा इथाइलिन ग्लाइकोल का, उसे कार में किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, आंसर है एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर उसे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। समझ में आ रही बात। तो ये बेसिकली परसेंटेज वी बाई वी का हो गया। अच्छा, जो आपका परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है बेटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, मास परसेंट भी बोलते हैं, उसका यूज कहाँ है, उसका यूज बेसिकली केमिकल इंडस्ट्री में ही हम इसका यूज कर सकते हैं कि भैया आपने जैसा कि फॉर एग्जांपल आपका 10 ग्राम सोना है, 10 ग्राम सोने में हमने 2 ग्राम किसकी मिलावट कर दी, कॉपर की मिलावट कर दी। समझ में आ रही बात। तो इस तरह का यूज कहाँ होता है, वो परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू के अंदर है। क्वेश्चन सबके इनके क्या लूंगा मैं, एक साथ ही लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है। तो 3 टर्मिनोलॉजी हो गई। एप्लीकेशन से हालांकि इतना ज्यादा कुछ क्वेश्चन ना आए, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, और वो चीज क्या है, वो चीज है आपका ये वाला, इसके लिए कि 35% जो आपका वी बाई वी का जो सॉल्यूशन होता है, किसका सॉल्यूशन है भैया,
इथाइलिन ग्लाइकोल का, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। इथाइलिन ग्लाइकोल का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसे यूज होता है, वो होता है बेटा एंटीफ्रीज इन कार, कार के एंटीफ्रीज के, जो कार के इंजन होते हैं उसमें एंटीफ्रीजिंग एजेंट के तौर पर क्या करते हैं, उसे यूज करते हैं। आपको क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है, कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पर, ये डाटा एडिशनल है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी ये ग्लूकोज वाला इसका डाटा तो ऐसा है जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो वो उसको बेसिकली एग्जामिनर उतना नहीं पूछेगा, पूछता तो वैसे इसे भी नहीं है ना, लेकिन पूछ सकता है। एनसीईआरटी के अंदर स्पेसिफिकली डाटा गिवन है तो आपसे क्या हो सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर परसेंट था ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर मिलियन हो जाएगा। तो सेकंड यूनिट क्या आती है बेटा, सेकंड यूनिट आती है आपकी पार्ट्स पर मिलियन। सेकंड यूनिट क्या होगी रे भाई, पार्ट्स पर मिलियन। ध्यान से देखिएगा, पार्ट्स पर मिलियन को हम बोलते हैं भाई पीपीएम। क्या बोलेंगे, पीपीएम। ध्यान से सुनिएगा, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर सेंट जो था ना वो क्या था, उसमें 100% से मल्टीप्लाई करी थी। पार्ट्स पर मिलियन में किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मिलियन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सवाल ये सर मिलियन क्या है बेटा, जो आपका ये मिलियन होता है ना, जो आपका ये पीपी, ओ माय गॉड इतना डार्क पेन काहे हो गया ये। ठीक है, ये जो आपका पीपीएम है ना, ये पीपीएम है, ध्यान से सुनिएगा। इस पीपीएम में एक टर्मिनोलॉजी है मिलियन। मिलियन होता है 10 की पावर 6, जैसे परसेंट होता है 10 की पावर 2, वैसे ही पर मिलियन क्या होगा, 10 की पावर 6 होगा। बाकी सारी कहानी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। यानी इस फॉर्मूले में तुमने यहाँ पर परसेंटेज W/W लिखा, तो इसकी जगह में क्या लिखूंगा, पीपीएम W/W। तो पीपीएम W/W में सेम फॉर्मूला आएगा, लेकिन यहाँ पर 10 की पावर 2 की जगह क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा। ये पीपीएम V/V है, ये पीपीएम W/V है, सब में क्या रहेगी, सारी की सारी कहानी सेम रहने वाली है। चलिए, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, लिख सकते हैं भैया, इसे हटाओ यहाँ से, चलो, ओ माय गॉड। ठीक है भैया, चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं बेटा पीपीएम W/W। इसका मतलब क्या है भैया कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपका, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या हो गया, 10 की पावर 6 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात। सेकंड आ गया भाई आपका पीपीएम W/V, तो ये क्या हो गया आपका वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में लेना भाई, ml में, और ये किस में लेना है, ग्राम में। इनटू में क्या आ गया, 10 की पावर 6। तीसरा आ गया भैया पीपीएम V/V, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में लिया जाएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये भी ml में लेंगे, इनटू में क्या हो गया, 10 की पावर 6। तो कितनी टर्मिनोलॉजी देख ली भाई हमने यहाँ पर, टोटल 6 टर्मिनोलॉजी बेटा हम यहाँ पर देख चुके हैं। हालांकि टेक्निकली तो 2 ही है, लेकिन उन 2 के सब पार्ट कितने हो गए हमारे, 6 हो गए। अरे कोई दिक्कत वाली बात भाई, कोई परेशानी वाली बात, कोई टेंशन वाली बात, कोई तकलीफ, कोई समस्या किसी प्रकार की? हाँ भाई बेटा, हाथ लगा के सपोर्ट, तू लेटा क्लास के अंदर, तू बैठा हुआ नहीं है। मैंने कई बार बोल दिया, अलर्टनेस में आ जाओ थोड़ा सा, नीट है ये, मजाक नहीं है। समझ रहे नहीं समझ रहे, तोते से उड़ जाएंगे, ठीक है। हाँ, अलर्ट रह गया। अगर प्रॉब्लम हो रही बैठने में चेयर पे, तो स्टूल ले ले, बैठ के फिर भी आलस आ रहा तो खड़ा होके पढ़, लेकिन आलस में ना लेके आए। आलस आना फिर वही वाली बात है, जैसे नॉर्मल थी, लेकिन तुम्हें इतना होश होना चाहिए क्लास के अंदर कि हो क्या रहा। क्लास के अंदर ना भी हो, पढ़ रहे, तो तुम्हें इतना होश होना चाहिए कि क्या हो रहा। पढ़ते पढ़ते तुम पसर तो नहीं गए। जैसे फॉर एग्जांपल, पढ़ाई हमेशा टेबल और चेयर पर करनी चाहिए। क्यों? सोफे पे बच्चे या बेड पे बच्चे बैठ के पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा, पढ़ेगा 5-7 मिनट के बाद में पैर दुखेंगे तो पैर सीधे करेंगे, पैर सीधे करेंगे, फिर कमर लगेगी, वो सरकते 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 नीचे आ जाएंगे। पढ़ाई गई तेल लेने, फिर क्या है, फिर तो रेस्ट चलता है। अगर प्रॉब्लम हो रही कुछ बैठने में, स्टूल ले ले, अब वहां पे भी बैठ के आलस आ रहा तो खड़ा होकर पढ़िए मेरी क्लास में, कल से ध्यान रखना। समझ में आ रही बात? अब आ जाओ इधर ध्यान की तरफ। तो ये क्या था भाई हमारा, ये था हमारा पार्ट्स पर मिलियन, या फिर हमारा क्या था, वेट बाय वेट वाला। हमने यहाँ पर क्या देख ली, कहानी देख ली, कोई दिक्कत वाली बात है। अगली जो टर्मिनोलॉजी है बेटा यहाँ पर, उसके बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है मोल फ्रैक्शन। सारी यूनिट एक साथ करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। सारी टर्मिनोलॉजी जब मैं आपको एक साथ करा दूंगा, उसके बाद में समरी चार्ट बना दूंगा। उस समरी चार्ट में सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आ जाएंगी, और उसके बाद सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जब आ जाएंगी तो उसके बाद में सारे न्यूमेरिकल आपके ले लूंगा। एक लेक्चर एक्सक्लूसिवली आपका क्या होगा, न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल्स का होगा, याद रखिएगा। यानी उसमें केवल और केवल हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स ही करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के, उसमें हम और कुछ नहीं करने का। क्वेश्चन पहले से रेडी आपके बोर्ड पे लिखे मिलेंगे, क्वेश्चन आपने देखना है, ट्राई करना है खुद से, क्लास के अंदर ही ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद में आप पे बनता है ठीक है, नहीं बनता है अपने आप, मतलब आपके 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद में मैं काम चालू कर दूंगा क्वेश्चन के बाद, ठीक है। अरे क्लियर है। चलिए तो अगली टर्म कौन सी है भैया, अगली टर्म हो गई हमारी तीसरी, कौन सी हो गई बेटा, मोल फ्रैक्शन। क्या हो गई, मोल फ्रैक्शन। अच्छा मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हमने मोल तो पढ़ ही लिया था, अरे पढ़ लिया था क्या, पढ़ लिया था ना मोल फ्रैक्शन, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। भाई पूरा चैप्टर अभी भी मोल और इक्विवेलेंट दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ गया है, तो वो दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट हमारे इस चैप्टर में बड़े बहुत अच्छे तरीके से यूज होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोल फ्रैक्शन। ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल है भाई आपके पास में, आपको क्या बनाना है, आपको एक सॉल्यूशन बनाना है, हाँ या ना, ध्यान सुनिएगा। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा आपका क्या सॉल्यूट, और एक क्या होगा बेटा आपका सॉल्वेंट, हाँ या ना, ध्यान से देखना। एक क्या होगा आपका भाई सॉल्यूट और एक क्या होगा सॉल्वेंट। अब एनसीईआरटी ने आपने क्या कर रखा, ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी ने जितने भी सारे नोटेशन यूज कर रखे वो बेसिकली सॉल्यूट को उसने क्या मान रखा, बी मान रखा, और सॉल्वेंट को लिए क्या वर्ड यूज कर रखा, ए यूज कर रखा। भाई टर्मिनोलॉजी यूज करता ना ए और बी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बोलो बाद में सर हम तो इसे ए ले रहे बी ले रहे, हाँ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी ने सॉल्यूट को हर जगह पर बी कंसिडर किया है, सॉल्वेंट को हर जगह पर ए कंसिडर किया है। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो उसमें आपको अजीब ना लगे, आप इस बात से पहले से ही वाकिफ हो। तो हम भी यहाँ पर वही नोटेशन यूज करेंगे। तो सॉल्यूट को मैं किससे डिनोट करूंगा बेटा, सॉल्यूट मेरा बी हो गया और सॉल्वेंट मेरा क्या हो गया भाई, सॉल्वेंट मेरा ए हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है। अच्छा सॉल्यूट के जो मोल होंगे उनको क्या मैं एनबी के नाम से नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूं। सॉल्वेंट के जो मोल होंगे उनको मैं एनए के नाम से नहीं लिख सकता, क्या नहीं लिख सकता। सॉल्यूशन के अंदर मोल सॉल्यूट के भी होंगे और किसके होंगे, सॉल्वेंट के भी होंगे। तो सॉल्यूशन के जो टोटल मोल होंगे क्या मैं उनको एनटी नहीं लिख सकता, क्या। तो एनटी की वैल्यू क्या यहाँ पर Na प्लस एनबी के बराबर नहीं आ रही है क्या, जरा मुझे देख करके बताओ भाई। देखो टोटल मोल किसके भाई, सॉल्वेंट के और किसके, सॉल्यूट के, वही तो टोटल सॉल्यूशन के मोल होंगे। भाई एक बच्चा है, मान लो आपके पास में आया ग्रुप के अंदर कहीं कुछ परचेज करना, एक ने 10 रुपए का कंट्रीब्यूट करा, एक ने 5 का करा, 15 रुपए की चीज दुकानदार से ली, तो दुकानदार को किससे मतलब है, 15 से मतलब है ना, तुमसे कोई से कैसे भी। तो सेम कहानी यहाँ पर है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के भी मोल आएंगे और सॉल्वेंट के मोल आएंगे। कोई दिक्कत वाली बात है, कोई टेंशन, कोई टेंशन नहीं। अभी मोल फ्रैक्शन नहीं निकाला मैंने, अब निकालूंगा। पूरे सॉल्यूशन के अंदर ए के कितने मोल है, यानी सॉल्यूट के कितने मोल है, वो होगा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल तुम दोनों मार्केट के अंदर गए, समझ में आ रही बात, आप कुछ चीज परचेज करने के लिए मार्केट के अंदर, ध्यान से सुनना। वो चीज मान लो कितने की है, वो चीज मान लो आपकी 100 रुपए की है, ध्यान से देखना। वो चीज आपकी कितने रुपए की है, 100 रुपए की है। 100 रुपए में 70 रुपए तो दे दिए इसने भाई साहब ने, और 30 रुपए किसने दे दिए, इसने दे दिया। अब मुझे ये पता करना है कि जो 100 रुपए आपने दिए हैं उसमें तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितना है और इसका कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट है। तो क्या निकल के आएगा, उस सामान का जो 100 रुपए का आपने परचेज किया है 70% फ्रैक्शन किससे आया है, आपसे आया है। 30% कहां से आया, आपसे आया। बस वही कहानी तो यहाँ है। सर टोटल मोल क्या है भैया आपके, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिलाकर के टोटल मोल बनेंगे सॉल्यूशन के। लेकिन इन टोटल मोल में सॉल्यूट के कितने मोल है वो क्या कहलाई जाएगी, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन कहलाई जाएगी। और टोटल मोल में सॉल्वेंट के कितने मोल है वो क्या कहलाई जाएगी, टोटल सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन कहलाई जाएगी। समझ में आ रही बात। वही वाली कहानी के 100 रुपए दिए, 70 इसने, 30 इसने। तो अगर मैं बोलूं कि 100 रुपए में तेरा कंट्रीब्यूशन कितना है, तो तुम क्या लिखोगे, सर 100 रुपए में मेरा कंट्रीब्यूशन केवल 30 का है। तो तूने अपना कंट्रीब्यूशन टोटल के हिसाब से दिया ना, ऐसे तो नहीं कि सर मेरा तो 30 का, भाई किसके लोगों 70 के हिसाब से, नहीं नहीं नहीं, तेरा कंट्रीब्यूशन इसके हिसाब से नहीं, तेरा कंट्रीब्यूशन टोटल के हिसाब से काउंट किया जा रहा। तेरा भी कंट्रीब्यूशन ऐसे काउंट के हिसाब से ऐसी चल रही क्या। अच्छा ठंड से महसूस दे रही यार, थोड़ी सी स्पीड इसके कम करते फैन की जरा पीछे से, थोड़ी ठंड सी लग रही। पीछे वाला फैन ऑन नहीं रहने फिर यार, यहां से गर्मी लगेगी। हाँ भाई समझ में आ रही ना बात। तो टोटल क्या है, टोटल आपका जो भी आपका सॉल्यूट गिवन है, सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, उसको हम कंपेयर करते हैं कहां, पूरे सॉल्यूशन में। कि सर पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, आ रही बात समझ, सॉल्यूट का फ्रैक्शन कितने मोल का है। और ये क्योंकि मोल फ्रैक्शन टॉपिक है हमारा, तो यहां पर हम कंट्रीब्यूशन या कोई भी चीज चेक करें किस टर्म्स में करते हैं, मोल के टर्म में करते हैं। समझ में आ रही बात। तो बेटा मोल फ्रैक्शन को डिफाइन किया जाएगा किससे, सर मोल फ्रैक्शन को डिफाइन किया जाता है एक्स से। किससे डिफाइन करेंगे, एक्स से। अब ध्यान सुनिएगा, उस पूरे के पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या एक्स बी नहीं होगा,
हाँ या ना? उस पूरे के अंदर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या XA नहीं होगा? नहीं होगा ना? होगा। चलिए अब इसी को तुम कैलकुलेट करते हैं। मैंने बोला कि सर मुझे क्या निकालना है? XA निकालना है। तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि टोटल मोल में A के जितने भी मोल है वो A की फ्रैक्शन हो गई। हाँ या ना? आसान है, क्लियर है। अब आप इसे चाहे तो इलेबोरेट करके और लिख लो, फिर तो वही आगे कहानी है सर Na अपॉन Na प्लस Nb। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आ रही समझ में बात? दूसरा क्या आ गया सर? मैंने बोला XB निकाल लो। XB बोले तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है, तो टोटल सॉल्यूट के मोल में कितने मोल बी के हैं वो क्या हो गए? बी की मोल फ्रैक्शन हो गई। हाँ है ना? ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रही बात? तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा Nb अपॉन Na प्लस Nb। अभी ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी समझ में आ रहा है। देखिए अब ये तो था किसका मोल फ्रैक्शन? सॉल्वेंट का। ये किसका था? सॉल्यूट का। अब अगर मुझे सॉल्यूशन का निकालना है तो जैसे मैंने मोल A और B को ऐड किया था वैसे ही XA प्लस XB ऐड करूंगा कि नहीं करूंगा? हाँ या ना? ध्यान से देखना। और XA XB की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 आएगी। नहीं आ रही समझ में? बताओ कैसे आएगी? मैं एग्जांपल देता हूं। 100 रुपए का सामान खरीदा, 70 रुपए तूने दिए, 30 तूने दिए। तेरी फ्रैक्शन कितनी है 100 में से? 30 की है। तो कैसे लिखूंगा? 30/100। 100 में से 30 तरह। तेरी फ्रैक्शन कैसे लिखूंगा? 70/100। आ रही बात समझ में? 30/100 70/100 को ऐड करूंगा, क्या आएगा? 100/100। हमेशा भाई आप टोटल की काउंट करें ना तो देखिएगा यही सेम कहानी है। XA की वैल्यू कितनी हो गई सर? सर XA की वैल्यू हो गई Na अपॉन NT। हाँ या ना? XB की वैल्यू कितनी हो गई? NB अपॉन NT। क्या ले लिया? NT एलसीएम ले लिया। क्या बन गया हमारा? Na प्लस NB। सर Na प्लस NB किसके बराबर है? NT के। तो क्या आ गया हमारा? ये NT अपॉन NT इज इक्वल टू 1। इसका मतलब XA प्लस XB हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब आपको कैलकुलेशन आपकी इजी करेगा। मान लो आपको कहा कि आपको एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन 0.3 है। कितनी है भाई? 0.3 है। तो सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन कितनी होगी? 1 माइनस 0.3 कर दो। नहीं आ रही समझ बात? क्लियर है? यही हिसाब नया फॉर्मूला एक और ड्राइव कर सकते हैं ना कि XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। देखो फॉर्मूले ज्यादा मत बनाओ, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद करो, उसी से डिराइव हो जाते हैं सारी कहानी। इतनी सारी चीजें कहां तक याद करोगे? रट्टा आपको फिजिक्स में भी मारना, रट्टा आपको केमिस्ट्री में भी मारना, रट्टा आप बायो में मारेंगे, तो इतना कहां तक याद करोगे? समझ में आ रही बात? तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला तुमने याद कर लिया, XA प्लस XB इक्वल टू 1। हाँ, ऐसे फॉर्मूले जो आपके क्वेश्चन को बहुत आसान बना देते हैं, जो आपके क्वेश्चन का टाइम बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उन फॉर्मूले को हम क्या कर सकते हैं बेटा? यूज कर सकते हैं। समझ में आ रही है भाई बात आपके? अभी क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये क्या था हमारा? ये था हमारा मोल फ्रैक्शन के बारे में। कोई टेंशन वाली बात? कितनी टर्मिनोलॉजी हो गई हमारी? 3। अगली टर्मिनोलॉजी की तरफ हम बढ़ते हैं। टर्मिनोलॉजी नंबर 4 क्या है भैया? 4। उसका नाम है बच्चों मोलैरिटी। क्या नाम है भाई? मोलैरिटी। मोलैरिटी को डिनोट करेंगे हम कैपिटल M से। किससे डिनोट करेंगे भाई? कैपिटल M से। सबसे पहले मोलैरिटी भी एक तरह की कंसंट्रेशन मेजर करने की यूनिट होती है। वही कहानी है कि जैसे जैसे वेट को मेजर करने के लिए केवल किलोग्राम फिक्स नहीं है, ऐसे ही सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम अलग अलग टर्म्स में क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन समझिएगा क्या है? सीधी सीधी डेफिनेशन है, और वो क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या बोला मैंने? कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इस बार सॉल्यूट हमने वेट में नहीं लिया, ग्राम में नहीं लिया, किलोग्राम में नहीं लिया, इस बार किस टर्म में ले रहे हैं? मोल के टर्म में। किस टर्म में ले रहे हैं भैया? मोल्स के टर्म में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन या प्रेजेंट इन लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट लाइन है भैया। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने मोल तुम्हारे सॉल्यूट के घुले रहेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? मोलैरिटी बोलेंगे। समझ में आ रही बात? तो इसको लिखने का तरीका ऐसे होगा सर, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या आ गया? ये सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। आ रही बात समझ में? क्लियर है? या इसे हम ऐसे लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो किस में लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा लीटर में। या आपके मोलैरिटी का क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो बेटा आपका यही है। अब इसके बाद तो सारे मॉडिफाइड वर्जन है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 तरीके हैं आपके, एक नंबर के रेस्पेक्टिव, एक वेट के रेस्पेक्टिव, एक वॉल्यूम के रेस्पेक्टिव। नंबर में क्या होगा? एवोगैड्रो नंबर, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। वेट में क्या होगा? मास बाय मोलर मास। समझ में आ रही बात? और वॉल्यूम में क्या होगा? वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 24। तो वो अलग अलग रख करके 3 फॉर्मूले मोलैरिटी के यहां से बन सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सारे फॉर्मूले यूज होंगे। ज्यादातर जो फॉर्मूला यहाँ पर मोलैरिटी का यूज होता है वो होता है इन टर्म्स ऑफ वेट। किसके टर्म्स में यूज होता है? वेट। लेकिन ये गलती मत कर देना, नंबर के टर्म्स में भी आपके क्वेश्चन आ
आ सकते हैं। तो इतना होश आपको रहना चाहिए कि फॉर्मूले की जड़ यहाँ है, इससे आगे सब डेराइव्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है आपका, यही है। अच्छा, अगर लीटर की जगह सॉल्यूशन किस वॉल्यूम किस में दे दिया भाई, एमएल में दे दिया, तब आप क्या करेंगे, तब आप लिखेंगे कि मोलैरिटी इज इक्वल टू जो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा ना, उसमें ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो किसके अंदर आ जाएगा, वो आ जाएगा एमएल के अंदर आ जाएगा। तो ये फंडा आपने क्या रखना है, फंडा, ये फंडा आपने बिल्कुल याद रखना है। हरी बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत है भाई? ये लीटर को एमएल में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, वो 1000 का जो डिवाइड करेगा वो कहां पहुंच जाएगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। पहली तो चीज आपको क्या रखनी, ध्यान रखनी। दूसरा, जनरली जो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यूज किया जाता है वो होता है बेटा वेट बाई मोलर वेट। क्या होता है भैया, वेट बाई मोलर वेट। लेकिन जनरली तो यही होगा, ऐसा नहीं है कि और वहां पर यूज नहीं होंगे। तो सुन ले, तो ये क्या है भैया, ये आपका कैसा है, ये आपका जनरली है। यूजुअली आप क्या यूज करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर मैं इस फॉर्मूले की वैल्यू वहां पर पुट कर देता हूं तो ये क्या होगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू में क्या आ गया 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में क्या आ गया वॉल्यूम इन ml। आ रही बात समझ में? तो ये मोलैरिटी का आपका क्या हो जाता है, ये मोलैरिटी का आपका फाइनल फॉर्मूला हमें निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई टेंशन वाली बात है, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। चलिए, एक चीज तो हमने पढ़ ली है। अभी मोलैरिटी के कुछ और शॉर्ट फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा जो आपके आगे काम आने वाले हैं, उनको मैं भी यहीं पर लिखवा देता हूं। शॉर्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा। कभी कभी आपको डाटा गिवन होता है परसेंटेज में, किसमें गिवन है, परसेंटेज में, और परसेंटेज में डाटा गिवन दे करके वो पूछ लेता है आपके क्या, कि आप ये बताइएगा इसकी वो मोलैरिटी कैलकुलेट कीजिएगा। यानी डाटा किसमें है, परसेंटेज में है, पूछ किसमें रखा, मोलैरिटी में पूछ रखा। तो बेटा आपको सबसे पहले वही डाटा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला है, हालांकि आप चाहे तो उसे डेराइव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा हिंट दिखा देता हूं। देखिए, जैसे W/V है ना, W/V है क्या नहीं है, W/V है। अच्छा, अगर तुम इस फॉर्मूले को गौर से देखो, इस फॉर्मूला गौर से देखो, लॉन्ग तुमको बनाकर दिखा देता हूं। देखिएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट इनटू क्या हो गया 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन ml। होगा कि नहीं होगा, यही होगा। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या लिखा सर, वेट इनटू 1000 को 100 गुना 10 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात है? ध्यान से देखना, कोई दिक्कत है? ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो गया हमारा वॉल्यूम इन ml हो गया, और इधर क्या ले लिया मैंने, मॉलिक्यूलर वेट ले लिया। कोई टेंशन वाली बात है? अभी ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है सर, डेंसिटी। अरे होगा कि नहीं होगा, वेट बाय मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी होगा। तो ये फॉर्मूला हमारा किसमें रूप चेंज हो सकता है, ये फॉर्मूला हमारा डेंसिटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट के अंदर भी चेंज हो सकता है। समझ में आ रही बात? अच्छा, ये W/V इनटू 100 ये क्या होगा, परसेंटेज W/V होगा कि नहीं होगा? तो ये फॉर्मूला परसेंटेज W/V इनटू 10 डिवाइडेड बाय क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट में भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट है बेटा हमारे, तो इस चीज को आपको क्या रखना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो दो फॉर्मूले मैं आपको और एडिशनली समझा रहा हूँ, एडिशनली बता रहा हूँ। मोलैरिटी का फॉर्मूला है, अगर किसी भी सब्सटेंस की आपको डायरेक्ट डेंसिटी गिवन है, अगर किसी भी सब्सटेंस को आपको क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है, और आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो कुछ नहीं करना, डेंसिटी में मल्टीप्लाई कर दो किससे भैया, 1000 से, डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि डेंसिटी किसमें होनी चाहिए, ग्राम पर ml के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले कंडीशन तो आपको ये ध्यान रखनी है इसके लिए। ठीक है भाई, क्लियर है? दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको परसेंटेज W/V दे रखा, तो परसेंटेज W/V का जो भी डाटा आपको यहाँ पर गिवन होगा उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देनी है, आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देनी है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा सॉल्यूट का। एक दूसरा फॉर्मूला आपका मोलैरिटी का क्या बनता है, ये बनता है। और सर अगर परसेंटेज W/V की जगह परसेंटेज W/W दे दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मोलैरिटी का हमारे सामने एक और फॉर्मूला बनेगा, परसेंटेज W/W इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय क्या हो गया 10 अपॉन में क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान से देखिएगा कि इस फॉर्मूले में और उस फॉर्मूले में सिर्फ इसमें डेंसिटी से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। ये परसेंटेज W/W है, ये परसेंटेज W/V है। W/V है तो यहाँ पर डेंसिटी से कोई जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की। कैसे आया वो ऑलरेडी मैं आपको भी दिखा चुका हूं, तो ये चीज आपने क्या रखनी है भाई, ध्यान रखनी है। तो 3 फॉर्मूले और मोलैरिटी के हमने क्या देखे, ये देखे। एक चौथा फॉर्मूला हमने वही वाला जो हमने पहले पढ़ा कि W × 1000 वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू में क्या आ गया, वॉल्यूम इन ml आ गया। और एक इन सब का स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिन सब से डराइव हुए हैं वो क्या है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूशन, और वो आप किस में ले रहे भैया, लीटर में ले रहे। तो ये मोलैरिटी के अलग अलग फॉर्मूले हमारे हो जाते हैं। तो इनके ऊपर जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको मैं समझाऊंगा कि यहाँ पर कैसे कैसे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, यूज कर सकते हैं। ड्यूरेशन कितनी होगी लेक्चर की, 33 मिनट। कोई दिक्कत वाली बात है भैया यहाँ पर, कोई परेशानी वाली बात है? तो ये क्या था हमारा, ये था बेटा हमारा मोलैरिटी के बारे में। कोई टेंशन है? काफी हो गया मेरे हिसाब से आज का, ठीक है, इतना काफी हो गया। तो इन फॉर्मूले को कैसे हुआ लेक्चर देख करके डेराइव करना, ये फॉर्मूला देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। आज आपका वो लेक्चर 1 तो आ ही जाएगा सॉल्यूशन वाला, तो उसे देखकर रिवाइज कीजिएगा। ये तो आपको कल मिलेगा, आज तो नहीं मिलेगा, क्योंकि केमिस्ट्री एडवांस करेगा ना 2-3 दिन, थोड़ी सी सेम डे लेक्चर में थोड़ा सा होती है प्रॉब्लम, कभी लेक्चर अपलोड होने में टाइम हो जाता है, बहुत सारी चीजें, तो 1-2 दिन एडवांस चलेंगे, ठीक है, क्लियर है भाई। तो ये क्या है, जो फॉर्मूले है आपको इनको क्या करना है, रिवाइज करना। क्यूआर कोड को स्कैन कर लो भाई अपना, ठीक है, ये क्यूआर कोड है तुम्हारे नोट्स के ऊपर, ये भी स्कैन ही नहीं हो रहा, एरर आ रहा, शायद इंटरनेट का कुछ कनेक्शन होगा, करा देंगे बाद में, ठीक है। फॉर्मूले रिवाइज करो, शॉर्ट फॉर्मूले बनाते चलो। सॉल्यूशन वाले चैप्टर के बुलेट पॉइंट ऑलरेडी मैंने ग्रुप के अंदर डाल रखे हैं काफी पहले के, तो उनके अंदर सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व है, समरी है वो, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जाएगा जो उन बुलेट पॉइंट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।